नमस्कार प्रिय दर्शकों, वैदिक ज्योतिष बंधु के पार्ट 12 में आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियोस में या लेसन में काफी कुछ जो है सीख लिया है। आज हम सीखने वाले हैं कि कोई ग्रह कुंडली में कैसे अस्त हो जाता है। आपने काफी बार यह सुना होगा किसी एस्ट्रोलॉजर से कि आपके कुंडली में अमुक ग्रह जो है अस्त हो गया है, अस्त का प्रभाव दे रहा है। तो कोई ग्रह अस्त कैसे होता है, इसके क्या कंडीशंस होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल सिद्धांत या शास्त्र क्या कहता है, यह हम सीखने वाले हैं। साथ ही साथ सेम वीडियो में हम यह जानने जा रहे हैं कि कोई ग्रह जब कुंडली में अस्त हो जाता है तो कैसा प्रभाव देता है। यानी कि अगर आपके जन्म कुंडली में कोई ग्रह अस्त का है तो आपको कैसा प्रभाव देगा, अपने दशा, अंतरदशा, महादशा में या गोचर में कैसा प्रभाव देने जा रहा है। तो यह सारा चीज चलिए हम समझने वाले हैं कागज कलम के सेशन पर। लेकिन यहां पर छोटा सा विनती रहेगा आपसे, इससे पहले कि आप आज के वीडियो का जो कार्यक्रम है इसके भावना में आप बह जाओ, उससे पहले अगर कार्यक्रम को और हमारे प्रयास को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बार अगर आप लाइक बटन को टच करते हैं तो ये और लोगों तक पहुंचता है और भी लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो पाएंगे। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं, ज्योतिष में अपना भविष्य देख रहे हैं, एक बहुत ही सिद्धहस्त एक्सीलेंट एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये दर्शकों, पार्ट 12 में आप लोगों का स्वागत है। आप अपने सामने देख सकते हैं कि एक कुंडली बना हुआ है और उसमें कुछ ग्रहों का प्लेसमेंट भी है और काफी जगहों पर सूर्य लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि कोई भी ग्रह जब कुंडली में अस्त होता है तो सूर्य के प्रभाव से ही होता है। अब कुंडली में किसी एक जगह पे ही सूर्य लिखा होना चाहिए, लेकिन एक ही कुंडली में मैं आपको 2-3 कंडीशन समझा सकूं, इसीलिए सूर्य जो है यहां पर मैंने 3 बार लिख रखा है। इसको जब हम समझेंगे तो बहुत आसानी से समझेंगे, अभी कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए यहां पर सूर्य देव का एक चित्र है। तो पहले समझते हैं कि राहु केतु जो है छाया ग्रह है। ठीक है, इनको संपूर्ण ग्रह की मान्यता नहीं है, तो ये छाया ग्रह होने के कारण अस्त नहीं होते सूर्य के प्रभाव से, और उल्टा राहु केतु सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं, ग्रहण दोष लगा देते हैं कुंडली में। इसीलिए राहु केतु कभी भी अस्त नहीं होते हैं, इसको समझ लीजिए। फिर सूर्य के नजदीक बाकी 6 ग्रह जब आते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। कोई भी कुंडली में सूर्य के साथ अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसको अस्त माना जाएगा, लेकिन कब? डिग्री देखकर या अंश देखकर। चलिए उसको समझते हैं। जब सूर्य के नजदीक चंद्र होता है, यानी कि सूर्य के साथ जब चंद्र बैठा है, या फिर ऐसा है मान लीजिए कि सूर्य जहां बैठा है उसके आगे या फिर पीछे वाले घर में अगर चंद्र बैठा है, क्योंकि सूर्य के पास बहुत ज्यादा ऑरा है, किरण है। सूर्य जो है अपने आगे वाले घर में भी ग्रह को अस्त कर सकते हैं और पीछे अगर कोई ग्रह चल रहा है तो उसको भी अस्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था जब हम यह जान रहे थे कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री तक कौन से राशि में उच्च या नीच का होगा, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्रह 0 डिग्री से शुरू होकर के 30 डिग्री तक ही उसका अंश होता है। 0 अंश से 30 अंश तक, या फिर 0 डिग्री से 30 डिग्री तक वो जो है चलता है। ठीक है, ठीक उसी हिसाब से कोई भी ग्रह किसी भी घर में 0 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है, और अगले घर में अगर जाना है, जैसे ये तो बहुत वास्ट चीज है, लेकिन समझिए, मानिए कि यहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ है। ठीक है, कोई भी ग्रह बैठा है, ये डॉट को आप कोई भी ग्रह समझिए। अब ये ग्रह मान लीजिए यहां पर 28 डिग्री का है। अब ये ग्रह धनु राशि में बैठा है, मकर राशि में जाने के लिए और 2 डिग्री इसको चलना पड़ेगा, तब जाकर के, या 3 डिग्री चलना पड़ेगा, तब जाकर के ये इस घर में आएगा। ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री के बाद फिर ये 0 डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री का हो गया तो फिर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे गिनती होता है। तो इस चीज को ज्यादा आप ध्यान मत दो, अभी मैं जो चीज समझाने जा रहा हूं उसको आप समझो। तो सूर्य के नजदीक जब चंद्र रहते हैं
और सूर्य के डिग्री और चंद्र के डिग्री या सूर्य के अंश और चंद्र के अंश में अगर 12 अंश तक डिफरेंस आ जाता है तो चंद्र अस्त कहलाएंगे। ऐसे ही मंगल 17 अंश तक अगर सूर्य के करीब आ गए तो अस्त कहलाएंगे। बुध अगर 13 डिग्री तक या अंश तक सूर्य के नजदीक आ गए तो अस्त कहलाएंगे। बृहस्पति 11 अंश तक अगर सूर्य के नजदीक आ गए तो अस्त हो जाएंगे। शुक्र अगर 9 अंश तक तो अस्त हो जाएंगे। शनि अगर 15 अंश तक या डिग्री तक सूर्य के करीब आ गए तो फिर अस्त कहलाएंगे। अब आगे हम यह भी बात करने जा रहे हैं कि अस्त का ग्रह प्रभाव क्या देता है, लेकिन पहले समझे कि ग्रह अस्त होता कैसे है। तो देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है कि सूर्य और बुध जो है, आप देखिए प्रथम भाव में बैठे हैं, ठीक है, एक साथ बैठे हैं। अब सूर्य यहां पर 5 डिग्री के हैं और बुध यहां पर 27 डिग्री के हैं, एक ही घर में बैठे हैं। अब हम पता कैसे करें कि सूर्य और बुध में कितना डिग्री का अंतर है? बस आपको 27 से 5 को जो है यहां से माइनस करना है। जब आप 27 से 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आया? 22 डिग्री। अब देखिए बुध अगर 13 अंश तक सूर्य के नजदीक हो तभी जाकर के बुध अस्त होगा, लेकिन यहां पर सूर्य और बुध के डिग्री में अंतर 22 डिग्री आ रहा है, यानी कि 13 अंश से ज्यादा है। यानी कि यहां पर बुध जो है इस कुंडली में अस्त नहीं होंगे, ये अपना प्रभाव देंगे, ठीक है। भली भांति इसका जो प्रभाव देना रहेगा, जैसा प्रभाव देना रहेगा, अपना दशा महादशा अंतरदशा सूक्ष्म दशा गोचर, जैसा दशा महादशा जैसा इनका फल रहेगा सब फल ये देंगे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, सूर्य यहां पर 5 डिग्री के हैं और अगले भाव में मंगल 4 डिग्री का होकर के बैठे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कोई भी ग्रह अगले भाव में जाने के लिए जो है 30 डिग्री तक हमको जो है कंसीडर करना पड़ता है। तो जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था कि ये एक अमुक ग्रह है जो कि और 2-3 डिग्री में यहां पहुंच जाएगा, ठीक उसी तरह से अगर यहां पर सूर्य 5 डिग्री के हैं तो और 25 डिग्री अगर चलेंगे तो 30 डिग्री कंप्लीट होगा। या 30, कभी कभी देखिए यहां पर आपको मैं डेसिमल में नहीं समझा रहा हूं, यहां पर डायरेक्टली जो है मैंने जो है सब होल नंबर्स लिया हुआ है। कभी ऐसा होता है कि किसी ग्रह के पास मान लीजिए ऐसा लिखा रहेगा 5 डिग्री लिखा रहेगा और उसके पास मान लीजिए 23 ऐसा कुछ रहेगा, तो इसको हम क्या समझेंगे? तो इसको हम कैसे समझेंगे? 5 अंश 23 कला, ठीक है। तो इसको हमको समझना पड़ता है, जैसे आपको आसानी हो इसीलिए मैं सीधा यहां पर कला नहीं ले रहा हूं, सीधा अंश के साथ समझा रहा हूं। लेकिन किसी किसी कुंडली में आपको जैसे किसी किसी सॉफ्टवेयर में या किसी किसी एप्लीकेशंस में आपको डायरेक्टली दिखाता है कि किसी ग्रह के पास मान लो लिखा रहेगा 12 भी लिखा है, मानो ये कोई भी ग्रह है यहां पर, ठीक है, मानो चंद्र है, ठीक है। अब चंद्र लिखा है यहां पर 12 भी लिखा है, और जब आप इसको और अच्छे से देखने जाओ तो फिर यहां पर डिग्री का सिंबल होगा और उसके पास मान लो यहां पर लिखा है 6। तो इसको हम जो समझते हैं कि 12 अंश 6 कला, ठीक है। इसको और अच्छे से हम आगे समझेंगे। रहा हूं किसी किसी जगह पर मान लो ग्रह के ऊपर ऐसे लिखा रहेगा 5 और फिर 02 ऐसा लिखा रहेगा, यानी कि 5 अंश 2 कला। तो ऐसे हमको समझना है। तो अब बात करते हैं कि सूर्य यहां पर बैठे हैं 5 डिग्री का होकर के, और अगर ये और 25 डिग्री चलेंगे तो फिर जो है ये अगले राशि में जा सकते हैं या अगले राशि में अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर मंगल जो है देखिए यहां पर 4 डिग्री के हैं, तो मिलकर के हो गया 29। अब 29 डिग्री का जो है इन लोगों के अंदर डिफरेंस है, तो 29 डिग्री जो है यहां पर मंगल देव सूर्य देव से दूर है, इसलिए यहां पर मंगल देव अस्त के नहीं होंगे, क्योंकि मंगल देव 17 डिग्री तक या अंश तक अगर सूर्य के नजदीक होते तो जाकर के मंगल यहां पर अस्त होते। तो आप अपने कुंडली में देख सकते हो सूर्य के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, उन दोनों के डिग्रियों में क्या अंतर है, या फिर सूर्य के आगे पीछे कौन सा ग्रह बैठा है और उनके डिग्री में क्या अंतर है। बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। अब चलिए इसको समझते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर सूर्य 5 डिग्री के हैं और चंद्र जो है 12 डिग्री के हैं। अब एक ही घर में है, यानी कि बस 12 से 5 को आपको यहाँ पर माइनस करना है, और 12 से 5 को जब आप माइनस करोगे तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डिग्री में वो 7 डिग्री का आएगा। अब चंद्र को देखिए आप यहाँ पे 12 डिग्री तक जो है चंद्र अगर सूर्य के नजदीक आ गए तो चंद्र जो है अस्त हो जाते हैं, तो चंद्र यहां पर अस्त कहलाएंगे। ठीक है, और चंद्र अस्त होने पर क्या प्रभाव देते हैं नहीं देते हैं ये हम आगे बात करने वाले हैं। अब बस यह समझिए कि सूर्य के प्रभाव में कोई ग्रह आता है तो कैसे अस्त होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं इसको। अब सूर्य तो यहां पर 6 डिग्री का होकर के बैठे हैं, इसके पीछे वाले भाव में शुक्र 28 डिग्री का होकर के बैठे हैं। अब इसको हम कैसे देखेंगे? शुक्र को इस भाव में आने के लिए 30 तक पहुंचना है, यानी कि और 2 डिग्री इनको चलना है। ठीक है, अब सूर्य जो है यहां पर 6 डिग्री ऑलरेडी चल चुके हैं या 6 डिग्री में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 2 + 6 8। अब 8 डिग्री का इन दोनों के अंदर फासला हो गया, या 8 डिग्री का इन दोनों के अंदर जो है डिफरेंस आ रहा है। शुक्र को अभी हम देखेंगे सूत्र क्या कहता है। शुक्र अगर 9 डिग्री तक या 9 अंश तक सूर्य से नजदीक हैं तो वो अस्त हो जाएंगे, यानी कि यहां पर 8 डिग्री का जो है डिफरेंस है, यानी कि 9 डिग्री के अंदर ही शुक्र जो है सूर्य के नजदीक हैं, तो शुक्र यहां पर अस्त हो जाएंगे। ठीक है, जब आप किसी किसी सॉफ्टवेयर में देखोगे तो ग्रहों के पास ऐसा एक सिंबल आपको देखने मिलेगा। ऐसा सिंबल है तो मान के चलिए कि वह ग्रह वहां पर अस्त हो गया है, ये अस्त का सिंबल है। किसी ग्रह के पास अगर ऐसा सिंबल है तो वो अस्त हो गया है, ये वहां पर बता दे रहा है सॉफ्टवेयर आपको। लेकिन आपके पास यह ज्ञान होना जरूरी है कि ग्रह अस्त कैसे होता है। अब देखिए यहां पर मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं ये अनकंडीशनली समझा रहा हूं, मैं एक गुरु के हैसियत से समझा रहा हूं। ठीक है, सारे चीज किताबों से नहीं मिलता है। आप लाखों रुपया खर्च करके कहीं से अगर पढ़ने जाए तो भी इतना डिटेल में कोई आपको नहीं बताने जा रहा है। क्रेडिट गोज टू यू, आप ही है जो कि मेहनत कर रहे हैं, कुंडली देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। आप एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने जा रहे हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल यहां अनकंडीशनली समझाता हूं सारा चीज। मैं ऐसा गुरु नहीं हूं कि मैं सोचूं कि आपको मैं जो समझा रहा हूं उसमें कोई चीज मैं अपने तक रख दूं और ज्यादा सीक्रेट या गुप्त चीजें यहां पर आपको ना बताऊं। ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूं आप मुझसे भी आगे बढ़े। कोई भी सिद्ध हस्त एक्सलेंट एस्ट्रोलॉजर, कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर आपके सामने आ जाए तो आप ऐसा एस्ट्रोलॉजर बनो इन फ्यूचर, आप उसके साथ भी शास्त्रार्थ कर सको, आप उसके साथ भी जो है चर्चा कर सको कॉन्फिडेंटली। आप ऐसा एस्ट्रोलॉजर बनो ताकि एस्ट्रोलॉजी का जो यह गुप्त और बहुत ही दिव्य साइंस है ये और लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग एस्ट्रोलॉजी को समझे, खुद का भी भला करे और अपने आसपास वालों का भी भला करे। और आप यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, हर राशि में जैसे देखिए ये 1 नंबर लिखा है यहां पर, तो ये मेष राशि हुआ, ये वृषभ राशि हुआ, ये मिथुन राशि हुआ, मतलब भावों में राशि लिखा हुआ है। तो हर राशि में कोई भी ग्रह जो होता है 30 अंश तक या 30 डिग्री तक चलता है। तो टोटल जो है एक कुंडली में अगर हम देखें तो 30 30 30 30 30 30 ऐसे इंटू 12 यानी कि 360 डिग्री टोटल एक कुंडली में होता है। ठीक है, इसको हम आगे और समझेंगे, बस आप यहां पर बेसिक समझो बोल के मैं ये चीज आपको समझा दे रहा हूं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कोई ग्रह अगर कुंडली में अस्त है तो कैसा प्रभाव देता है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि कोई ग्रह सूर्य के प्रभाव में आने के पश्चात अस्त होता है या नहीं होता है, यह हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का जमाना है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको अपने से बता देगा कि कोई सा ग्रह अस्त है या नहीं है। लेकिन यह ज्ञान होना आवश्यक है कि कोई ग्रह अस्त होता है या नहीं होता है, उसके पीछे का एस्ट्रोलॉजिकल सिद्धांत क्या है। अब बात करते हैं कि कोई ग्रह अगर अस्त हो गया है तो वो कैसा प्रभाव देगा। इसके लिए हम चलते हैं विद्यालय के तरफ, जहां हम अपना गुरुकुल या फिर जहां हमने अपना पढ़ाई किया हुआ है। तो विद्यालय में क्या होता है, हर
कक्ष में या हर श्रेणी में, हर स्टैंडर्ड के लिए एक क्लास टीचर जरूर होते हैं, और क्लास टीचर की देखरेख में काफी चीजें जो है होता है। ठीक उसी तरह उस विद्यालय में एक हेडमास्टर भी होते हैं, ठीक है, यानी कि वहां के प्रधान शिक्षक, ठीक है, या प्रिंसिपल। तो यह चीज को अगर आप समझो तो आप ग्रहों को भी समझ जाओगे। तो कोई ग्रह जो अस्त हो गया है वो है क्लास टीचर, उसको अस्त कर रहा है प्रधान शिक्षक या फिर जो है प्रिंसिपल। कि उस क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो क्लास टीचर के साथ भी जड़ित हैं और प्रधान शिक्षक या प्रिंसिपल के साथ भी जड़ित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्लास टीचर से ज्यादा पावर प्रधान शिक्षक या प्रिंसिपल के पास है। यानी कि क्लास टीचर से जो चीज मिलने वाला है वो तो मिलते ही रहेगा, लेकिन प्रधान शिक्षक अगर चाहे या प्रिंसिपल अगर चाहे तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि आपके स्टेट में जो मुख्यमंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो भी पार्टी आपके यहां काम कर रहा है, वहां के आपके स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर है। अब चीफ मिनिस्टर के साथ आपका अच्छा रिश्ता तो है, लेकिन मानो आपके एरिया में प्रधानमंत्री आने वाले हैं, केंद्र में जो मंत्री हैं प्रधानमंत्री वो आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उस समय के लिए प्रधानमंत्री का पावर ज्यादा हो जाएगा और जो मुख्यमंत्री है वो स्टेज में थोड़े से साइड में आपको दिखेंगे, बीच में आपको प्रधानमंत्री दिखेंगे, या फिर जो स्पीकर टेबल है वहां पर ज्यादा समय आपको प्रधानमंत्री दिखेंगे और वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हुआ होगा वो प्रधानमंत्री के लिए हुआ होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मुख्यमंत्री वहां पर पावरलेस है। इसका यह मतलब है कि मुख्यमंत्री भी अपना काम उस स्टेज के ऊपर बैठ करके कर सकता है। कोई दस्तावेज पर अगर सिग्नेचर करना है, कोई चीज बदलना है, कोई चीज, सब अपना कर्तव्य वो वहां पर कर सकता है, लेकिन वहां का मुख्य आकर्षण या फिर वहां का जो पावर, मेन पावर है, वो केंद्र के अंडर रहता है उस समय के लिए। तो ऐसे ही कुंडली के किसी भाव में जब सूर्य के अधीन में आकर के या सूर्य के नजदीक आकर के कोई ग्रह अस्त हो जाता है, तो अस्त का ग्रह भी अपना प्रभाव देता जरूर है, लेकिन उतना नहीं देता है जितना वो अगर अकेला रहता तो दे पाता, ठीक है। इसीलिए सूर्य से जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उस ग्रह के जो कारकत्व हैं या वो ग्रह जो फल देने वाला था, कहीं ना कहीं उसमें सूर्य के गुण भी आ जाते हैं। ये काफी विद्वानों को पता ही नहीं है, ये एक्सपीरियंस का बात है। कोई ग्रह सूर्य से अस्त हुआ है तो सूर्य का प्रभाव या सूर्य के गुण या सूर्य का जो फल देने वाला चीज है जीवन में, वह उस ग्रह के ऊपर भी लागू हो जाता है। तो जो ग्रह अस्त हो गया है कुंडली में, वह जो है इनएक्टिव नहीं है, एक्टिव है लेकिन स्लाइटली एक्टिव रहता है। जैसा फल वो नॉर्मली दे सकता था वैसा फल ना दे करके सूर्य के अधीन होकर के या फिर सूर्य के ऊपर डिपेंडेंट होकर के फल देने लगता है। इसीलिए अगर कोई ग्रह आपके कुंडली में अस्त हुआ है और वह ग्रह अगर आपके कुंडली का मारक ग्रह है या फिर आपके कुंडली का ऐसा ग्रह है जो कि एक नीच ग्रह है या लग्नेश का शत्रु है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्राधान्य सूर्य को दीजिएगा, क्योंकि सूर्य जो है उस ग्रह को अस्त कर रहे हैं और सूर्य आपको ज्यादा अच्छा फल दे सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए ऐसा ग्रह अस्त हो गया है सूर्य के प्रभाव से जो कि आपके कुंडली का लग्नेश है या लग्नेश का मित्र है या योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह क्या है, लग्नेश क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप इस वीडियो में डायरेक्टली आए हैं तो कृपया जो है पार्ट 1 से सारा वीडियोस आप देख लीजिए, आप घर बैठे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। किसी का भी कुंडली आपको मिल जाए, आप तुरंत बताएंगे कि तुम्हारे जीवन में अभी यह परेशानी है, 1 साल पहले यह परेशानी था, आने वाला समय यह परेशानी दे सकता है, या अभी ऐसा अच्छा समय आ रहा है। सारा चीज आप फल कथन करने के सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर अच्छा ग्रह सूर्य के प्रभाव में आकर के अस्त हुआ है तो सूर्य के साथ भी अच्छा संबंध रखें हमेशा, और साथ ही साथ उस ग्रह के रत्न आप धारण कर सकते हैं उसको और थोड़ा पावर देने के लिए, ठीक है। और यहां पर सूर्य को सकल शक्ति का आधार भी कहा गया है,
प्राणी जगत के लिए, और सूर्य को जो है एस्ट्रोलॉजी में राजा भी कहा गया है। इसीलिए हमेशा सूर्य कहीं भी बैठे हैं कुंडली में तो सूर्य के साथ आपको रिश्ता अच्छा ही रखना है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मारक भी है, सूर्य अगर आपके लग्नेश के शत्रु भी हैं, तो भी आपको सूर्य के साथ अच्छा रिश्ता रखना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहना है, सूर्य से रिलेटेड चीजों का दान करते रहना है, या सूर्य से रिलेटेड चीजों का जो उपाय है वो आपको करते रहना है। ठीक है, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते रहना है। तो अस्त का ग्रह बिल्कुल ही फलदायी नहीं रहता है, ऐसा कतई नहीं है। हाँ, वो डिपेंडेंट जरूर हो जाता है सूर्य के ऊपर, लेकिन अपना फल कहीं ना कहीं वो देते रहता है। हाँ, उतना नहीं देता है जितने वो नॉर्मली दे पाता। ठीक है, तो अस्त के ग्रह को कभी भी कमजोर ना समझे आप। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो केंद्र का सरकार है अगर वो बदल गया और केंद्र में भी वही सरकार आ गया जो कि आपके स्टेट में है, तो फिर आप सोच के देखिए। यानी कि जिस ग्रह को सूर्य ने अस्त किया है, अगर उसके ऊपर सूर्य का प्रभाव कम हो गया, कैसे हो सकता है? गोचर के माध्यम से हो सकता है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं, कोई ग्रह अगर सूर्य से अस्त हुआ है आपकी कुंडली में, तो देखिए कि कौन सा ग्रह अस्त हुआ है। आपके लिए जो ग्रह अच्छा था वो अस्त हुआ है या जो बुरा था वो अस्त हुआ है। और कैसा भी ग्रह हो, आपको सूर्य के साथ रिश्ता अच्छा रखना है। अगर अच्छा ग्रह अस्त हुआ है तो उसको पावर देने के लिए आपको सूर्य के रेमेडी भी करने हैं और उस ग्रह का रत्न भी धारण करना है, और उस ग्रह को और पावरफुल करने के लिए उसके इष्ट देव का पूजा अर्चना भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि कौन सा ग्रह अस्त हो गया तो कैसा फल देता है, और अस्त क्यों होता है या अस्त क्यों नहीं होता है। ठीक है, अनकंडीशनली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बदले में बस यही चाहिए कि आप इस जिज्ञासा को डिटर्मिनेंट होकर के जो है बरकरार रखें, और जो पार्ट्स आगे आते रहेंगे उसके साथ बने रहिए। एक अच्छे से अच्छा एस्ट्रोलॉजर आप बनिए। जितना भी सिद्धहस्त एक्सीलेंट एस्ट्रोलॉजर आपके सामने आके बैठ जाए, उसके साथ भी जो है एस्ट्रोलॉजी के नियमों के बारे में बात कर सको, उसको भी बता सको कि क्या सही है क्या गलत है। आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर इतना आपका प्रवेश हो और आप एक बहुत ही सिद्धहस्त एस्ट्रोलॉजर बनो, यह मैं चाहता हूं। मैं ऐसा गुरु नहीं हूं कि मैं कोई चीज अपने तक गुप्त रख करके आपको नहीं बताऊंगा, और जितना जरूरी है बस उतना बताऊंगा। क्योंकि किताब में जितना चीज लिखा है वो तो कोई भी समझ सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस या तजुर्बा वह है जो कि धीरे 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 ऐसे चीज भी एस्ट्रोलॉजर्स को समझ आता है जो किताब में लिखा नहीं है। ठीक है, तो वह चीज भी जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसके बदले बस सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और हर वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, लाइक के बटन के ऊपर एक सिंगल क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे तो फिर से जो है लाइक हट जाएगा। बस एक सिंगल क्लिक करेंगे तो लाइक हो जाएगा। तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए खुश रहिए, और सनातन धर्म ज्योतिष के प्रति अपनी जिज्ञासा ऐसे ही उजागर रखिए, और अपना प्रेम हमारे लिए ऐसे ही आप बरकरार रखिए। आप सभी को हमारे तरफ से सहृदय जय श्री राम।